और भाइयों, क्या हाल है? आ गए दूसरी वीडियो देखने? चलो यार, दूसरी वीडियो देखते हैं, ख़त्म करेंगे यार इस चैप्टर को। गाइस, वेलकम बैक। आज हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है, क्या है कुछ पता है? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यार, जिसने पहली वीडियो देखी ना, ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ जाओ और पहली वीडियो देख लो, तभी दूसरी वीडियो देखने का मज़ा आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू होगी इस टॉपिक से। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, एक बार रिकैप कर लें कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, होती कैसी है। जैसे मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में प्रेजेंस में ऐड कराया था तो सब्सटेंस बन गया था MgO। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो जो NCERT में टॉपिक्स जो हैं वो करेंगे। सिंपल सी बात है यार, वो क्या करेंगे? पढ़ने आए हो यहाँ पे चैनल में, क्या करना है? चलो, अब टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? 9th में हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस्ड इक्वेशन हमने पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। अरे हमने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, कुछ पढ़ा था ना? पास होए हो यार, कुछ तो पढ़ के आए होगे 9th क्लास में, कुछ तो पढ़ के आए होगे ना। मास कैन नीदर बी, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कंजर्व हो रही है। क्या चीज़ कंजर्व हो रही है इसमें? हम मास को कंजर्व कर रहे हैं। किसको? मास को। तो ये लोग क्या कहता था? कंजर्वेशन मास सेड दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसे हम नष्ट कर सकते हैं, ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ना मतलब मास के ना तो हम विधाता हैं, ना वो है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जो नष्ट करने वाले लोग हैं। मतलब जो एक मास है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना क्रिएट हो सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, LH। चलो, इस इक्वेशन में हम रखेंगे LHS इक्वल RH एस। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है वो राइट हैंड साइड के मास के इक्वल, दिस मतलब कि वो इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इन द अदर वर्ड्स, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब जो प्रोडक्ट में जो मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रिएक्ट के। किसके? रिएक्ट के। प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्ट के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन, अब समझ है ना? 9th याद आ रही है यार, थोड़ा तो पढ़ लिया करो। अब व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? इन द वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन के अंदर मास के लॉ से सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम। अगर नहीं होते तो इसका मतलब वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? वो केमिकल इक्वेशन। तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं वो रिएक्टेंट फॉर्म में रहने चाहिए बच्चों, रहने चाहिए। यार, इतनी वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, यार बड़ा बनना है। अब अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद दोनों में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्वल होना जरूरी है, तभी वो मास लॉ, मास कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अगर नहीं हुआ, अगर भाई तू ये बता, इतनी बातें करता है, तू ये बताता तो है नहीं कुछ, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? अगर देखो, अगर ये नहीं होता डबल इक्वेशन, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं दिखती तो हम उसको बैलेंस करेंगे। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब द वर्ल्ड इक्वेशन फॉर 1.3, मतलब जिंक Zn प्लस H2SO4। जिंक का छोटा फॉर्म क्या होता है? Zn, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? H2SO4 से। तुम बड़ी क्लासों में आओगे और समझ आएगा। जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4। ये तुम्हें आता है बनाना? ZnSO4 कैसे बनता है? नहीं आता तो यार समझा देंगे अगर तुम कहोगे। प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ZnSO4, Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। ना अब क्या करना है देखो, अब तुम्हें रब करके दोबारा सिखाते हैं। सारे साला इसको जज कैसे करना है, हमने पढ़ना कैसे, ऐसे थोड़ा ना हम पढ़ने आए हैं। देखो, इस साइड में Zn के कितने वो हैं? एक
इस साइड कितना है, एक, बात सही है, बैलेंस्ड। इधर साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, बैलेंस्ड। इस साइड में सल्फ़र कितना है, 1, सल्फ़र कितना है, 1, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में 4, इसमें 4। अब देखो जब तुम्हारी छोटी बहन है, ये छोटी भाई है और ये बड़ा भाई है, अगर इसकी थाली में 2 रोटी हैं, अगर इसी की थाली में 2 रोटी है तो घर का माहौल शांत है। अगर इसकी थाली में इसको मम्मी ने 1 चॉकलेट ले दी और इसको ले दी कुछ भी नहीं, तो कैसे माहौल बिगड़ जाएगा ना, लड़ाई वाला हो जाएगा, ये लड़ाई करेंगे एक दूसरे के साथ, चल चल साले, चल साले, चल साले। अगर इसको 1 चॉकलेट लेके दी और इसको भी 1 चॉकलेट लेके दी है तो ये दोनों भाई खुश रहेंगे। इसका मतलब लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। ऐसे ही केमिकल इक्वेशंस में हमें बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन में तो सब कुछ बैलेंस था, Zn + H2SO4 गिव ZnSO4 + H2O, ठीक है। अब देखते हैं हम कोई अनबैलेंस्ड हो। अब एक अलग सी बैलेंस के देखते हैं, देखो Fe आयरन + H2O गिव आयरन सल्फेट + हाइड्रोजन गैस। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको बैलेंस। देखो, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेज अराउंड ईच इन द फार्मूला, डू नॉट चेंज एनी इनसाइड द बॉक्स। यार देखो सिंपल सी बात है, डब्बे बना लो जिससे कि कन्फ्यूजन कम हो, एक एक एटम का याद आ जाए। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1, क्या स्टेप 1, डब्बे बनाओ। हिंदी में याद रखो, डब्बे बनाओ एक इक्वेशन के आगे। देखो इसके मेथड चलोगे तो बेटर रहेगा, खुद की वो मेथड बकचोदी मत करना। अब गिनो, फेरस के कितने इधर, 1, वेरी गुड। इसमें 3, वेरी गुड। ओ हो, ये तो अनबैलेंस्ड है। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 है। और ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें 4 है। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, ये तो अनबैलेंस्ड है भाई, ये तो अनबैलेंस्ड है। तो क्या करेंगे, कुछ करते हैं यार, ये तो अब अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियली क्या था रिएक्टेंट में, ये देखो 1 था, प्रोडक्ट में 4 था। अब बैलेंस क्या करना है, इसको 4 बनाना है, इसको 4 बनाना है, ठीक है। करते हैं कैसे करना है, देखो देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ठंड रखो मैं शेरों। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। स्टेप 1 में क्या किया, डब्बे बनाए। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पहले तो लिखो, टेबल बनाओ यार, जिससे कि तुम्हें कन्फ्यूजन कम हो कि Fe कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं। अब इट इज ऑफन कम टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन कंपाउंड सेलेक्ट द। देखो सबसे ज़्यादा वो किसमें है, एटम्स, उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। जैसे इसमें 4 हैं तो इसको 1 × 4 कर दें। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कोई शक। देखो क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या देखना है, बड़ा, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, बड़ा, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, बड़े भाई कौन सा है, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है वो देखने हमने। सबसे ज़्यादा एटम देखेंगे तो उसी को सेलेक्ट करेंगे और उसको पहले बैलेंस करेंगे, बाद में बाकी अनबैलेंसिंग करेंगे। अब क्या हो गया, हमने उसमें बैलेंस किया ना, तो ये Fe + 4H2O, क्योंकि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था ना लेफ्ट हैंड साइड को। यार एक बात है, यहाँ 4 था तो इसको भी 4 बनाने के लिए हमने इसको × 4 कर दिया ना, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। इसको हमने 4 बना दिया, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब आगे क्या करना है, एक बार बैलेंस करने के लिए क्या करा हमने, बड़ा नंबर चूज़ किया। बड़े नंबर को क्या किया, उसी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × 4 को 4, मतलब इक्वल बनाना है। यहाँ 5 होता तो 1 × 5 कर देते, ठीक है। 6 होता 1 × 6 कर देते। सिंपल है यार, क्या चला यार, ज़िंदगी चला यार तुम्हारी तो। अरे 10th में हो यार, मजे मारो यार, पढ़ाई करते रहो, थोड़ी थोड़ी माँ बाप को लगे पढ़ रहे हैं यार, पास हो जाओ अच्छे नंबर से। सिंपल सी बात है यार, समझा करो इस बातों को। अब देखो जब हमने बैलेंस किया था तब भी बैलेंस नहीं हुआ, तो अब क्या करना है, अपनी मर्जी का देख लो यार। अब देखो कि इसमें क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम्स था, वो पार्शियली बैलेंस था, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देख इनिशियली 8 थे, अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल ये बन गया। अब ये पार्शियली इक्वेशन बन गई बैलेंस्ड। एग्जामिनिंग द अबव इक्वेशन एंड पिक द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। अब देखो इक्वेशन को देखो, इसमें से क्या बैलेंस, थर्ड इसके 3 है, इसके 3 है, ऑक्सीजन इसके 4 है, 4 है, इसके 4 है, ये तो बैलेंस्ड होगी ना, हमने कर दी। अब इसमें जो रह गया था तुमने देखा यार, एक सिंपल सी बात बताऊँ, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल बन जाए किसके, राइट हैंड साइड के, छोटा भाई बड़े भाई के इक्वल बन जाए, छोटे भाई की थाली में जो प्लेट है वो बड़े भाई की थाली में भी उतनी हो कि कोई नाराज़गी ना हो, घर में लड़ाई ना हो। हमने इसको ऐसे बैलेंस करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। एक बार तुम एनसीईआरटी को जो थ्रू हो पढ़ो, उसे सब समझ आएगा। अब लास्ट में क्या है कि सिंबल लिख दो, जैसे कि कुछ, जैसे पानी होता है तो एक्वस लिखते हैं, गैस होती है जी लिखते हैं, सॉलिड होता है तो ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या कर दिया, बैलेंस इक्वेशन में क्या है, जो फेरस है जो 3 निकल के आया वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वाटर है जो गैस के फॉर्म में है। तो जब सॉलिड और गैस का रिएक्शन होगा तो सॉलिड और गैस ही बनेगा। इस इक्वेशन में क्या बना, 3FeS प्लस 4H2O गिव्स 4Fe3 2O4 प्लस 4H2O। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी बन के बाहर आई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, बैलेंस इक्वेशन आ गई हमारी बन के बाहर। ठीक है ना, आगे चलते हैं थोड़ा। बोलोगे यार बहुत लंबा कर दिया। समटाइम्स इक्वेशन, देखो जब कभी कभी रिएक्शन में क्या चाहिए होता है कि कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। दो अलग चीज़ें आ गई, बिना इसके रिएक्शन नहीं, ये बंद कर दो तुम, ये रिएक्ट कर दो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। ऐसे कई बार CO को, कार्बन मोनोक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, तो इथेनॉल बनाने के लिए हमें उसमें एटॉमिक प्रेशर लगाना पड़ता है। ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? समटाइम्स देखो लिखा हुआ है रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और एरो फॉर एग्जांपल दिस। मतलब कि जब हमें कई बार कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है सच एज टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये इसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकता। अब तुम जैसे जैसे फर्दर साइंस को पढ़ोगे, तुम अगर 11th-12th में जाते हो तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो 9th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ यार कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब जो एटम्स है उसमें चेंज नहीं होते। ठीक है, नोट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर। एटम्स एक ही मिक्सचर है, नींबू पानी बनाया यार, उसमें मीठा रहता है ना, पर दिखता नहीं है ना यार, ये मीठा है इसके अंदर, पानी नींबू पानी के अंदर, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है ना, होता उसी के अंदर ही है, उसी के इफेक्ट के कारण हम मीठा पानी पी पाते हैं, नहीं तो हम ना पी पाए। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देम। अब बॉन्ड क्या होता है कि कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है। बॉन्डिंग तुम क्लास 10th में थोड़ी बहुत ही पढ़ोगे। ठीक, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब तुम पढ़ते हो तो बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं, कुछ बनता है कुछ टूटता है, ये तुम डीप में पढ़ोगे। अभी तुम बस इतना समझ लो कि कोई बीच में एक रास्ता बन रहा है, दो कंपाउंड्स के बीच में एक रास्ता है जो उनको जोड़ के रखता है, एक फोर्स है जो उनको जोड़ के रखती है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, वैसे तुम 3rd 4th में पढ़ोगे कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह वगैरह देखते हैं। अब पहला जो वो है रिएक्शन, वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन जैसे हमें वर्ड से ही पता लग रहा है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या मतलब होता है, दो चीज़ों को x + y को बना के कुछ z + a मिलेगा, x + y को बना के कुछ z + a मिलेगा, या x + y को बना के कुछ ही मिल सकता है। कंबाइन हो रही है दो चीज़ें, कंबाइन हो रही है और कुछ बन रहा है। अब इस रिएक्शन में तुम्हें किसी का क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाला है और एक बीकर है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको हमने बनाया कि स्लेट लाइम बनाया है, किसके साथ रिएक्ट कराया है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेट लाइम बन जाता है। ये एक रिएक्शन है जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर एक चीज़ बना रही हैं, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रो। मतलब जब कम्बिनेशन से क्या होता है, एक चीज़ बनती है, कम्बिनेशन, कंबाइन होके जब कंबाइन होके कुछ चीज़ बन रही है तो उसे कम्बिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन मतलब कंबाइन मतलब जोड़ना किसी चीज़ों को, हिंदी में याद रखो यार, कंबाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। तो कौन सा रिएक्शन होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब वो 2-3 एग्जाम्पल और देख लो। बर्निंग ऑफ कोयला कैसे चलता है, जब कार्बन सॉलिड वाली को जब हम ऑक्सीजन में डालते हैं तो क्या CO2 बनता है, निकलता है, तो ऐसे कोयला चलता है। ऐसे पानी बनाना हो हमें, गैस H2O को बना के, तो H2 + O2 गिव्स 2H2O दे देगा। हाइड्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो ये पानी बन जाएगा 2 बूंदों का। ठीक है, ऐसे हम पानी गैसों से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने बनाया गैस से लो पानी बना लो। तो
2 or more substance when combined to form a single product, the reaction is called combination reaction। क्या होता है, जब भूख लगे रट्टा मारते हैं, आए यार रट्टे से मुझे खास नफरत है, जब दो या उससे ज़्यादा चीज़ें जुड़ के कुछ रिएक्ट करें, जैसे कार्बन एक चीज़ प्लस ऑक्सीजन एक चीज़, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, दो चीज़ें बन के मिल के, दो भाई मिल के एक चीज़ दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पता है कि एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग डाइजेशन, फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस, द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू। देखो ये पूरा प्रोसेस है कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। देख, एनर्जी चाहिए हमें जीने के लिए, तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। डाइजेशन के वक्त हमारा फूड सिंपलर फॉर्म में टूटता है, जैसे हम आलू खाते हैं, आलू थोड़ा पेट में चला जाता है तो बाहर आ जाएगा आलू के फॉर्म में, उसका कुछ डाइजेशन होता है हमारे पेट में। ठीक है, अब ये बंदा जो बनाया यार, सोच लेना क्या बनाया यार, मेरे को नहीं पता क्या बन गया। इसके पेट में आलू का डाइजेशन होगा तो सिंपल कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे चावल में फैट्स होते हैं, किसी में फैट्स दिया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा जाता है, तो जो ग्लूकोज कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन, वी रेस्पायर। मतलब कि जब ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में हम ले रहे हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो 6C2O2 + 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमें खाने में चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए, जिससे हम जीवित रह पाते हैं। अब द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर को जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जो लेता है हीट को, ये इवॉल्व कर रहा है, बाहर निकाल रहा है हीट को। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना मेरे नमूनों। चलो एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, बाकी अगले वीडियो में आएगा, हम पढ़ लेते हैं। चलो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन होती क्या है। अब तुम्हें जैसे समझ आ रहा है, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बंद करना या मारना, किसी चीज़ को मारना अर्थात तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना का मतलब होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर चाहिए होगा कमेंट कर देना कि लिंक चाहिए, लिंक चाहिए भैया, लिंक चाहिए। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज चेंज, यू कैन देखो, जब हम किसी एक प्रोडक्ट को किसी की प्रेजेंस में है, जब हम तोड़ रहे हैं और जब तीन अलग अलग कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब एक चीज़ है, उससे हमने कई चीज़ें बना ली, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऐसे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। देखो पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम आग लगा दें तो क्विकलाइम अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल जाती है, तो बचता क्या है नीचे, यहाँ पे क्या बचता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हमें क्विकलाइम मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड यार CaO सॉलिड फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ये कैसे बनता है, इस सीमेंट के काम आता है। मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट हीटिंग इज कॉल्ड। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या चीज़ निकलती है यार, एक तो गैस निकलती है, और गैस से क्या होगी, ये बीक मैं समझा दूँ पूरा, ये एक बीकर है, ये एक बीकर है। जब एक रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है तो उसमें से हीट निकलती है, 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 क्या निकलती है, हीट इज वोल्ट। तो मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कुछ डिकम्पोज करते तो साला हीट होता है, गर्म कर देता है साला बीकर को। अरे कई बार तो हाथ भी लगाने का मन करता, फट जाएगा बीकर, कई बार तो इतना गर्म हो जाता है। हमने केमिस्ट्री लैब में किया था हमारे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में, भाई साहब मैंने तो बीकर ही तोड़ दिया था। समझते हो। अब जैसे कि लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है, समझ लो, ठीक है। उसको हीट के वजह से जब हम करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, इसमें दो गैसें निकल रही है, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और लेड ऑक्साइड हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। तो क्या इवॉल्व हुआ, चलो जी गैस तो निकली और गर्मी भी निकली। भाई साहब गर्म सर्दी में मज़ा लेना हो ना गर्मी का, यही कर लो बेटा, और क्या चाहिए। अब बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो डीकम्पोज होके सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है अलग से, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रीन टू सनलाइट फॉर्म। देखो जब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के फॉर्म में धूप में रखेंगे यार, वो रंग तो उड़ेगा, क्लोरीन रंग उड़ जाता चीज़ों को, बंदों का रंग उड़ जाता गर्मी में, तो चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और इसका Ag जो है सिल्वर बाहर आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ये भी रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ Ag बन जाता है और Br2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस होती है, Br2।
ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, जैसे वाइट, पहले तुम्हारे माँ बाप की फ़ोटो ब्लैक होती थी ना और वाइट होती थी, इसी रिएक्शन के थ्रू कराया जाता था, इसी रिएक्शन के थ्रू कराया जाता था। तो इसको क्या बोलते थे पहले ज़माने में, इस रिएक्शंस को बोलते थे, इस मेथड फॉर्मिंग ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इस रिएक्शन के कारण होती थी। इसी रिएक्शन, धूप में रखते थे ना, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, धूप में रख देते थे वो फोटो गीला करके वाइट करके, वो इसके थ्रू ही होता था। रिएक्शन इज इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तुम्हें समझाया था ना, एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन एनर्जी ले रहा है, ले मतलब एंडो, दे मतलब ले दे को छोड़ना सोचना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट इज इवॉल्व, एंडोथर्मिक मतलब कि हीट इज एब्जॉर्ब। ये याद रखना, ये डिफरेंस बड़ा काम आता है यार, कन्फ्यूजन रहता है कभी। मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट इज इवॉल्व, एनर्जी निकलती है बाहर, और एंडोथर्मिक में एनर्जी सेव रहती है। यार इस वीडियो के लिए बहुत हो गया है, 20 मिनट की वीडियो बन गई। अगली वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी तो बहुत काम बाकी है चैप्टर में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्म, रिडक्शन कुछ रिड्यूस और कोरोजन और डेंसिटी पढ़ेंगे। बाकी तुम्हारा भाई है, कोई डाउट आए कुछ आए नीचे लिख दो। अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अपने, और शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो यार, व्यू बढ़ाओ यार, और तुम्हारे बोर्ड्स अच्छे हो जाएंगे यार। जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, मैथ्स का भी चाहिए, मैथ्स का भी आता रहेगा। तो टिल देन बाय एंड वॉच टू आवर चैनल।